Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about aphorism number 81. Aphorism 81 states the development of Sora. Let us start by reading the aphorism. The fact that this extremely ancient infecting agent has gradually passed in some hundreds of generations through many millions of human organisms and has thus attained an incredible development renders it in some measure conceivable how it can now display such innumerable morbid forms in the great family of mankind, particularly when we consider what a number of circumstances contribute to the production of these great varieties of chronic diseases, secondary symptoms of Sora, besides the indescribable diversity of men in respect of their congenital corporeal constitutions, so that it is no wonder if such a variety of injurious agencies acting from within and from without, and sometimes continually on such a variety of organisms permeated with the soric miasm, should produce an innumerable variety of defects, injuries, derangements, and sufferings, which have hitherto been treated of in the old pathological works under a number of special names as diseases of an independent character. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ये बता रहे हैं कि कैसे सोरा ने अपने आप को डेवलप किया है, हाउ हैज़ द डेवलपमेंट अराइज। अब जैसे हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग जो आज का आदमी है वो भी कहीं ना कहीं उसका जो बैकड्रॉप है वो अर्ली मैन से शुरू होता है। हम कहते हैं ना, पहले अर्ली मैन जंगल में रहते थे, दे यूज टू लाइट फायर यूजिंग स्टोन, फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, धीरे धीरे करते द मैन इवॉल्व्ड। तो ऐसे सोरा कैसे इवॉल्व हुआ या सोरा कैसे डेवलप हुआ? सोरा डेवलप हुआ बाय पासिंग ऑन थ्रू मैनी ऑर्गेनिजम्स ओवर हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन्स। पता नहीं कितनी जनरेशन्स में इस सोरा ने अपने आप को इवॉल्व किया है एंड नाउ फाइनली इट हैज़ डेवलप्ड फुली। ये जो डेवलपमेंट है ये बताती है कि सोरा अपने आप को कैसे अलग अलग मॉर्बिड फॉर्म्स में शो करता है इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ेस कैसे बनती हैं, यानी कि क्रॉनिक डिजीज़ेस के प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ज़रूरी हैं ताकि वो सोरा को डेवलप कर सकें। और यही जो वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज़ेस को प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सोरा बोलते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर हेनेमन ने ये बताया कि जो फैक्टर्स हैं, जो सेकेंडरी सिम्टम्स हैं सोरा के, ये क्या इंक्लूड करते हैं। इट बेसिकली इंक्लूड्स द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि उनके कॉन्जेनाइटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम पढ़ते हैं ना कि बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी का कार्बोनाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी का ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल फंक्शन मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं किसी भी पेशेंट का। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो कि सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सोरा हैं, इसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या होता है। एक तो ये कॉन्जेनाइटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस, और इसके अलावा मल्टीट्यूड ऑफ इंजूरियस एजेंट्स, बहुत सारे इंजूरियस एजेंट्स जो कि या तो इंटरनली एक्ट कर रहे हैं या कि एक्सटर्नली एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इंजूरियस एजेंट्स का जो इंटरैक्शन है ह्यूमन बीइंग्स के साथ, ये सोरिक मियाज़म को परमिएट करके एक प्लेथोरा बनाता है डिफेक्ट्स का, इंजरीज का, डिरेंजमेंट्स का और सफरिंग्स का। ठीक है, हिस्टोरिकली अगर हम देखें कि ये जो मैनिफेस्टेशन है सोरा की, इसको ट्रीट किया जाता था एज इंडिपेंडेंट डिजीजेस। ठीक है, और इनके एक स्पेसिफिक नाम दिए जाते थे ओल्ड पैथोलॉजिकल वर्क्स में। और इसी से हमें ये पता चलता है कि सोरा इज़ अ फंडामेंटल कॉज। ये जो फंडामेंटल कॉज सोरा है, यही इन सब डाइवर्स मैनिफेस्टेशंस को एक कॉन्सेप्ट के अंदर यूनिफाई करता है, एक कॉन्सेप्ट के अंदर पकड़ के रखता है। अब इसके फुटनोट्स देख लेते हैं। 2 फुटनोट्स हैं इस एफोरिज्म के। पहला फुटनोट रीड करते हैं। Some of these causes that exercise a modifying influence on the transformation of Sora into chronic diseases manifestly depend sometimes on the climate and the peculiar physical character of the place of abode, sometimes on the very great varieties in the physical and mental training of youth, both of which
may have been neglected, delayed, or carried to excess, or on their abuse in the business or conditions of life, in the matter of diet and regimen, passions, manners, habits, and customs of various kinds. फुट नोट में डॉक्टर हैनेमन बेसिकली ये बता रहे हैं कि ऐसी क्या कॉजेज़ हैं या ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि सोरा को ट्रांसफॉर्म करते हैं क्रॉनिक डिजीज़ में, ठीक है। क्योंकि सोरा जब क्रॉनिक डिजीज़ में जाएगा तो किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होके ही जाएगा ना। तो यहाँ पे उन फैक्टर्स का जिक्र किया है डॉक्टर हैनेमन ने कि कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये क्लाइमेट हो सकता है, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं एनवायरनमेंट के, पेशेंट की अपब्रिंगिंग हो सकती है, उसकी मेंटल या फिज़िकल ट्रेनिंग कैसे हुई है, उसका यूथ कैसे संभाला है किसी ने, वो चीज़ हो सकती है। उसके लाइफस्टाइल चॉइसेस हो सकते हैं, डाइट हो सकती है, वो डाइट कैसी ले रहा है पेशेंट, हैबिट्स क्या हैं उसकी, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, कहीं पेशेंट निगलेक्टेड तो फील नहीं करता, कहीं उसके साथ बिजनेस में एब्यूज़ तो नहीं हो रहा, कहीं उसके कोई माइलस्टोन्स डिलेड तो नहीं है, ठीक है, कहीं वो एक्सेस बर्डन कैरी तो नहीं कर रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी कंडीशंस हैं लाइफ की, ये सब मैटर करती हैं। पेशेंट का पैशन क्या है, पेशेंट के मैनर्स कैसे हैं, उसकी आदतें कैसी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती। ये जो फैक्टर्स हैं या तो ये एग्जैजबरेट करते हैं या फिर मिटिगेट कर देते हैं ये प्रोग्रेशन ऑफ सोरा को इनटू मोर सीवियर हेल्थ इश्यूज, डिपेंडिंग ऑन कि ये कैसे मैनेज किए जाते हैं या कैसे एक्सपीरियंस किए जाते हैं, ठीक है। तो इन फैक्टर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और इस एफोरिज्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही इस फुटनोट में लिखी गई है कि ये सब जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं इनको हमने ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम ये फैक्टर्स पता लगा पाएँ पेशेंट के तो हम बहुत हद तक पेशेंट को क्योर कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि सोरा से क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ पेशेंट किस फैक्टर की वजह से आगे बढ़ा है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका कॉज हमें पता चल जाएगा। अगला फुटनोट रीड करते हैं। How many improper, ambiguous names do not these works contain, under each of which are included excessively different morbid conditions, which often resemble each other in one single symptom only, as ague, jaundice, dropsy, consumption, leukorrhea, hemorrhoids, rheumatism, apoplexy, convulsions, hysteria, hypochondriasis, melancholia, mania, quinsy, palsy, etc., which are represented as diseases of a fixed and unvarying character and are treated on account of their name according to a determinate plan. How can the bestowal of such a name justify an identical medical treatment? And if the treatment is not always be the same, why make use of an identical name which postulates an identity of treatment? ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखी है। And in like manner, Fritze laments that essentially different diseases are designated by the same name. Even those epidemic diseases which undoubtedly may be propagated in every separate epidemic by a peculiar contagious principle which remains unknown to us are hospital fever, gold fever, camp fever, putrid fever, bilious fever, nervous fever, mucus fever, although each epidemic of such roving fevers exhibits itself at every occurrence as another, a new disease, such as it has never before appeared in exactly the same form, differing very much in every instance in its course as well as in many of its most striking symptoms and its whole appearance. Each is so for dissimilar to all previous epidemics, whatever names they may bear, that it would be dereliction of all logical accuracy in our ideas of things that were we to give to these maladies that differ so much among themselves, one of those names we meet within pathological writings and treat them all medicinally in conformity with this misused name. The candid Sydenham alone perceived this when he insists upon the necessity of not considering any epidemic disease as having occurred before and treating it in the same way as another, since all that occur successively, be they ever so numerous, differ from one another. From all this,
it is clear that these useless and misused names of diseases ought to have no influence on the practice of the true physician, who knows that he has to judge of and to cure diseases not according to the similarity of the name of a single one of their symptoms, but according to the totality of the signs of the individual state of each particular patient, whose affection it is his duty carefully to investigate, but never to give a hypothetical guess at it. If, however, it is deemed necessary sometimes to make use of names of diseases in order, when talking about a patient to ordinary persons, to render ourselves intelligible in few words, we ought only to employ them as collective names and tell them, example, the patient has a kind of St. Vitus dance, a kind of dropsy, a kind of typhus, a kind of ague, but in order to do away once and for all with the mistaken notions these names give rise to, we should never say he has the St. Vitus dance, the typhus, the dropsy, the ague, as there are certainly no disease of these and similar names of fixed unvarying character. इस फुटनोट में डॉक्टर हेनेमन ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमें किसी भी डिजीज के लिए एक एम्बिगुअस नेम यूज करने की जरूरत नहीं है। एम्बिगुअस का मतलब जिनके एक से ज़्यादा मतलब निकाले जा सके या एक से ज़्यादा मीनिंग हो जिस वर्ड का, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि जिस डिज़ीज़ का हम नाम ले लेंगे उसके अंदर बहुत सारी मॉर्बिड कंडीशंस हो सकती हैं और हर पेशेंट में हर मॉर्बिड कंडीशन सेम नहीं होती। दैट इज़ वाई यहाँ डॉक्टर हेनेमन ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हमें एम्बिगुअस नेम्स यूज़ नहीं करने किसी भी डिज़ीज़ के लिए। यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे ague, jaundice, dropsy, they are often treated based on their name. Just because हमने ये नाम देख लिया कि पेशेंट को ड्रॉपसी है तो हम कोई भी यूनिक सिम्टम नहीं ढूंढ रहे पेशेंट के अंदर, हम बस वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं जो ड्रॉपसिकल कंडीशन में हेल्पफुल है। जबकि हमें देखना क्या चाहिए, हमें पेशेंट की टोटलिटी देखनी चाहिए, ठीक है। हमें नहीं पता कि हर ड्रॉपसी के पेशेंट को सेम दिक्कत है या नहीं है। हम इंडिविजुअलाइजेशन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। हम पिक्यूलियर सिम्टम ढूंढेंगे हर पेशेंट के अंदर, तब हम जान पाएंगे ना कि पेशेंट को कौन सी दवाई देनी चाहिए। तो यहाँ डॉक्टर हेनेमन इसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अगर आप एक पैथोलॉजिकल नेम के पीछे पड़ जाएंगे तो आप पेशेंट की टोटलिटी नहीं बना पाएंगे। आप ये नहीं देख पाएंगे कि पेशेंट को कौन सी रेमेडी की ज़रूरत है, जो कि एक अनहोम्योपैथिक अप्रोच है। यहाँ डॉक्टर हेनेमन ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट डिजीज़ेस के लिए हम आइडेंटिकल नेम्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फ्लॉड हो जाता है, मतलब कि वो गलत होने लगता है। यहाँ डॉक्टर हेनेमन एपिडेमिक डिजीज़ेस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उनको एक लेबल कर दिया जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर एपिडेमिक डिजीज़ है तो इसके लिए हमने एक मेडिसिन निकालनी है, जबकि ये बहुत गलत अप्रोच है। अब हमने कोविड एरा देखा, यहाँ पे हमने देखा कि कोरोना वायरस ने कितना अफेक्ट करा लोगों को, पर क्या बीइंग एन होम्योपैथ आप ये समझते हैं कि एक ही मेडिसिन सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं? क्योंकि हर पेशेंट की इंडिविजुअलिटी अलग थी, हर पेशेंट का कंसर्न अलग था, हर पेशेंट को सिम्टम्स अलग आ रहे थे, ठीक है। ऐसा तो नहीं था कि सबको सेम सिम्टम्स थे, किसी की सिवियरिटी कम थी, किसी की सिवियरिटी ज़्यादा थी, किसी का डर कुछ और था, किसी का डर कुछ और था। तो आप अगर ये कहें कि जस्ट बिकॉज आपने आर्सेनिक एल्बम दे दी और पेशेंट ठीक हो गया तो ये गलत अप्रोच है। तो यहाँ डॉक्टर हेनेमन वही कह रहे हैं कि चाहे कितना ही आप पेशेंट को ये बोल दें कि एपिडेमिक डिजीज़ है, पर लेकिन उसका आउटब्रेक, उसकी मैनिफेस्टेशन हर इंसान में अलग है, तो आपको यहाँ पर टोटलिटी बनानी है। यहाँ डॉक्टर हेनेमन ने सिडेनम की बहुत प्रेज़ की है। ही इज़ प्रेजिंग कि इन्होंने ये पहले शख्स थे जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि हर एपिडेमिक केस यूनिक है और हमें हर एपिडेमिक केस को इंडिविजुअलाइजेशन के साथ देखना है और एक टेलर ट्रीटमेंट अप्रोच देनी है, ठीक है। स्पेसिफिक जो बंदा जिस बीमारी के साथ आ रहा है, जिस सिम्टम के साथ आ रहा है, उसकी टोटलिटी बना के हमने उसको दवाई देनी है, रैदर देन इस एस्पेक्ट से कि यार ये तो एपिडेमिक डिजीज़ से जूझ रहा है तो सबकी दवाई एक ही होगी। ये अप्रोच गलत है, इसीलिए डॉक्टर हेनेमन यहाँ सिडेनम की प्रेज कर रहे हैं। अब इस फुटनोट के लास्ट स्टैंजा में अगर हम पढ़ें तो डॉक्टर हेनेमन ने ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है या पेशेंट का कोई अटेंडेंट आपसे पूछता है कि पेशेंट की एक्चुअल में बीमारी है क्या,
तो अब आप वहाँ कलेक्टिव नेम्स यूज़ करेंगे। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ये स्पेसिफिक बीमारी है, ठीक है। आप अपने वर्ड्स को बहुत कम रखेंगे अपने आप को इंटेलिजिबल शो करने के लिए। ऐसा नहीं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, डॉक्टर हैनेमन ने ये चीज़ मेंशन की है पहले भी एफोरिज्म्स में, कि अपने आप को इंटेलिजिबल शो कीजिए, पर ऐसा नहीं कि सामने वाला आपके वेब में उलझ जाए। उसको एक सिंपल सटीक शब्द में समझा दो कि क्या बीमारी हो सकती है पेशेंट को, क्या दिक्कत आ रही है पेशेंट को, ठीक। अब यहाँ डॉक्टर हैनेमन बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग कि पेशेंट को टाइफस हो गया है, पेशेंट को ड्रॉपसी है, पेशेंट को एग है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सेंट विटिस डांस, आप बोलेंगे कि पेशेंट एक तरीके की ड्रॉपसी से अफेक्टेड है, ठीक है। अ काइंड ऑफ ड्रॉपसी, अ काइंड ऑफ टाइफस, अ काइंड ऑफ एग, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि एग है पेशेंट को, क्योंकि एग अगर आपने बोल दिया या आपने टाइफस बोल दिया या आपने ड्रॉपसी बोल दी तो वो क्या है ना, गूगल करने लग जाएगा। वो कहेगा अच्छा मेरे को ये सिम्टम्स तो नहीं आ रहे पर मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो मैनिफेस्ट करने लग जाता है पेशेंट, तो वो चीज़ गलत है। इसलिए आप उसको स्पेसिफाई करके चलिए। आपने एक टर्म नहीं दे देनी पेशेंट को, आपने बोलना है अ काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटीफुली डॉक्टर हैनेमन ने इस फुटनोट के एंड में समझाया है कि आपने पेशेंट्स को और पेशेंट के अटेंडेंट्स को कैसे टैकल करना है। चलिए अब इस एफोरिज्म की एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं। The ancient infecting agent of SORA has passed through many human organisms over hundreds of generations, leading to its incredible development. This development explains how SORA can display innumerable morbid forms in its human population. Various factors contribute to the production of the wide variety of chronic diseases known as secondary symptoms of SORA. These factors include the diversity of human congenital corporeal constitutions and the multitude of injurious agents acting internally and externally. The interaction of these injurious agents with the diverse human organisms permeated with the soric miasm leads to a plethora of defects, injuries, derangements, and sufferings. Historically, these manifestations of SORA were treated as independent diseases and were given specific names in old pathological works. The understanding of SORA as a fundamental cause unifies these diverse manifestations under a single underlying concept, shedding light on the interconnectedness of various chronic diseases. That's all in the video. Thank you for watching.